वेलकम टू कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल। आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। डियर स्टूडेंट, आपके लिए हम सितंबर 2023 की योजना का पूरा कैलकुलेशन लेकर आए, यानी शार्ट में जितना पूरे मंथ का इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है वो इस एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगी। इसके पहले आपका पूरा कुरुक्षेत्र कंप्लीट है, सो आप उसे देख लीजिएगा। इस बार आपकी असफलता असंभव। सो चलिए मेरे साथ अब योजना का अध्ययन करिए। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहां से मिलेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और योजना मैगजीन के अंतर्गत आए हुए सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक साथ एक ही वीडियो में कवर करते हैं। क्या आप सब तैयार हैं? तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए और वाई टाइप करिए कमेंट के नीचे। न्याय बंधु क्या है? कहता है यह एक निःशुल्क कानूनी सेवा है। न्याय बंधु का विकास क्यों किया गया? यह पंजीकृत वकीलों को पंजीकृत लाभार्थियों से जोड़ने के लिए किया गया। यह योजना किन व्यक्तियों की मदद करती है? वैसे जो कानूनी सलाह लेने में असमर्थ होते हैं, ये उनकी मदद करती है। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं बच्चों, आपके लिए लेकर आया हूं। प्रो बोनो पब्लिको का क्या अर्थ है? सार्वजनिक हित के लिए। प्रो बोनो पब्लिको किस भाषा का शब्द है? तो लातिनी भाषा का शब्द है। कौन सा विभाग इस पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए समन्वय और सुविधा प्रदान करने में सहायता देगा? तो ये है न्याय विभाग। किस अधिनियम के तहत अनुसूचित जात, जनजाति, मानव तस्करी या भीख मांगने के शिकार, महिलाएं या बच्चे, दिव्यांग और अन्य पात्र न्याय बंधु कार्यक्रम द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं? तो ये है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को तैयार रखिए। नेक्स्ट है न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विसेज की प्राथमिक पहल का उद्देश्य क्या? देश भर में प्रो बोनो कानूनी सेवाओं के वितरण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट है क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण से सिविल सेवा में सुधार। किसके द्वारा नौकरशाह शब्द को गढ़ा गया? तो ये है जेक्स गौरेन। जेक्स गौरेन किस देश से संबंधित था? तो आंसर है फ्रांस। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से जुड़ा है? तो संविधान का भाग 14। हैच अधिनियम का संबंध किस देश से है? ये है अमेरिका। विभिन्न सरकारी संगठनों का संचालन करने वाले सिविल सेवकों, यानी आपकी बात हो रही है, सिविल सेवकों की क्षमताओं को बढ़ाने और तेज करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो मिशन कर्मयोगी। इंपॉर्टेंट है मिशन कर्मयोगी। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB का उद्देश्य क्या है? एक ऐसे पेशेवर, सुप्रशिक्षित और भविष्य का दृष्टिकोण रखने वाली सिविल सेवा का निर्माण करना जो भारत की विकासात्मक आकांक्षाओं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं की साझा समझ का जज्बा रखती हो। बहुत ही शानदार ही पहल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है NPCSCB का मुख्य बल किन विषयों पर है? तो यह नागरिक और सरकार के परस्पर संबंध को बढ़ाकर जीवन यापन की सुगमता, ईज ऑफ लिविंग, और व्यापार करने की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है NPCSCB का प्रमुख दर्शन क्या है? नियम आधारित प्रणाली को भूमिका आधारित प्रणाली में बदलकर दक्षता उन्मुख प्रशिक्षण और मानव संसाधन HR प्रबंधन का एक व्यवस्था तंत्र बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम में कुल कितने स्तंभ हैं? तो ये 6 स्तंभ हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा विकास कार्यक्रम के 6 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? ये भी जान लीजिए आप। नीतिगत ढांचा, संस्थागत ढांचा, दक्षता ढांचा, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, आईगाट कर्मयोगी एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी EHRMS, निगरानी
और मूल्यांकन ढांचा। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल इंडिया अधिसंरचना स्टैक के अभिन्न अंग के रूप में एक ऑनलाइन लर्निंग मंच आईगॉट कर्मयोगी क्यों विकसित किया गया? सरकारी कर्मचारियों की क्षमता को विकास करने के लिए। क्षमता निर्माण आयोग CBC में कुल कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य हैं। मिशन कर्मयोगी के तहत 2020 से 25 के बीच लगभग कितने लाख कर्मचारियों को शामिल करने का लक्ष्य है? तो 46 लाख ये होंगे केंद्रीय कर्मचारी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जवाबदेही और वित्तीय प्रशासन योजना, इस बारे में क्या कहती है? कौन सी पुस्तक राजनीति, सरकार तंत्र और प्रशासन के बारे में विश्व की सबसे पुरानी लिखित पुस्तक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने नाम सुना होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बताइए कौटिल्य ने किसे मौर्य वंश का संस्थापक बनाने के लिए प्रेरित किया है? तो आप नाम लिखिएगा, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहे। चलिए भाई अगले पॉइंट पर, देश के लोक वित्त प्रबंधन में कौन सा संस्थान प्रमुख भूमिका निभाता है? यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। केंद्र और राज्य सरकार को खाते रखने के तौर तरीके में कौन सुझाव देगा? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। भारत में नियंत्रक और महालेखा संस्थान किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1860 में, यानी अंग्रेजों के शासन के समय। भारत में नियंत्रक और महालेखा संस्थान को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा मिला? तो यह है 1950 में। नेक्स्ट है संविधान निर्माताओं द्वारा संसद द्वारा स्वीकृत सरकारी व्यय पर निगरानी और अंकुश रखने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो ये है CAG को। CAG का कार्य किसके माध्यम से होता है? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग द्वारा। भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान किन से मिलकर बनता है? तो CAG, I&D। CAG द्वारा किया गया लेखा परीक्षण और उसके ऑडिट रिपोर्ट कहाँ दी जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के समक्ष। CAG कितने प्रकार का लेखा रखता है? तो आंसर है 3। नेक्स्ट पॉइंट है समेकित वित्तीय प्रणाली प्रबंधन प्रणाली का आरंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 2019। नेक्स्ट, सभी विभागों के बजट निर्माण की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ बजट के प्रोविजन, अलॉटमेंट और निकास भी ऑनलाइन की व्यवस्था के लिए किस प्रणाली को अपनाया गया? तो समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली। आइए योजना के अंतर्गत कुछ संसदीय समितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संसद गहन मामलों की जांच हेतु निर्भर रहती है किस पर? संसदीय समितियों पर। किस समिति की सिफारिश पर 1921 में संसदीय समितियां अस्तित्व में आई? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर तैयार रखिएगा। हमारे इतिहास के बच्चे अपने इतिहास के नोट में से जोड़ लेंगे। ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय समितियों का उल्लेख? तो ये अनुच्छेद 105 है। अस्थायी समितियों को आमतौर पर कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया? तो ये हैं 4। वर्गीकृत अस्थायी समितियां किन नामों से जानी जाती हैं? विषय, वित्तीय, जवाबदेही और प्रशासनिक। विषय समितियों की संख्या कितनी? तो 24 है। प्रत्येक विषय समिति में कितने मेंबर होंगे? 31 होंगे। विषय समिति में 31 सदस्यों में कितने मेंबर लोकसभा से होंगे? तो लोकसभा से कितने होंगे? 21 होंगे। आप बताओ कुल 31 होते हैं, अगर 21 लोकसभा से हो गए तो राज्यसभा से कितने होंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला, संसदीय समितियों की उत्पत्ति। भैया संसद की जननी यानी ब्रिटेन। वित्तीय समितियों में कितनी समितियां शामिल हैं? तो ये 3 होती हैं। 3 वित्तीय समितियों के नाम बताओ। तो पहला है प्राक्कलन, फिर है सार्वजनिक उपक्रम और सार्वजनिक लेखा समिति। बजट पूर्व अनुमानों की जांच कौन सी समिति करती है? ये है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट, संसद द्वारा अनुमोदित सरकार के व्यय विवरण की समीक्षा किस समिति के द्वारा? तो ये है लोक लेखा समिति। संसद सदस्यों को प्राप्त अधिकारों, विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों के उल्लंघन से जुड़े प्रश्नों की जांच कौन सी समिति करती है? तो ये है विशेषाधिकार समिति। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की समीक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान की समीक्षा हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग 2002 में कितनी नई समितियों की सिफारिश की गई थी?
3। नेक्स्ट, संविधान की समीक्षा करने हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग 2002 में कौन सी 3 समितियों की सिफारिश की गई थी? उनके नाम थे संविधान समिति, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर समिति, विधान पर समिति। कौन सी समिति राष्ट्रपति द्वारा संसद में रखे गए नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है? तो ये समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोक लेखा समिति। आइए अब डाटा संरक्षण से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब स्वीकृति मिली है? ये है 5 जुलाई 2023। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 कितने सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये है 7 सिद्धांतों पर। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के तहत वो 7 सिद्धांत कौन से हैं? आइए देखते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत आंकड़ों के सहमतिपूर्ण, वैध और पारदर्शी उपयोग का सिद्धांत। 2, उद्देश्य की सीमा का सिद्धांत। 3, न्यूनतम आंकड़ों का सिद्धांत। 4, आंकड़ों की सटीकता का सिद्धांत। 5, भंडारण की सीमा का सिद्धांत। 6, सुरक्षा के उचित उपायों का सिद्धांत। और 7 है जवाबदेही का सिद्धांत। नेक्स्ट है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी विधेयक का उद्देश्य क्या है? ये है भारत के अंदर और बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करना। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक के तहत डेटा उल्लंघनों पर कितने रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा? ये 250 करोड़ रुपए, ठीक ठाक राशि है। क्यों भाई? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के तहत व्यक्तिगत अपराधों के लिए जुर्माना कितने रुपए का हो सकता है? तो ये है 10,000 10,000। नेक्स्ट, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 किन किन प्रावधानों के द्वारा व्यक्तिगत डिजिटल आंकड़ों की सुरक्षा करता है? आंकड़ों के संसाधन, डेटा प्रिंसिपल, अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड या पनिशमेंट। नेक्स्ट, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 में व्यक्तियों को कौन कौन सा अधिकार दिया गया? संसाधित व्यक्तिगत आंकड़ों के बारे में जानकारी पाने का अधिकार, जानकारियों को सुधारने और हटाने का अधिकार, शिकायत के निवारण का अधिकार, मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार। विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किस बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया? तो डेटा संरक्षण बोर्ड। आइए विधि आयोग के बारे में डिस्कस करते हैं, इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं। भारत का विधि आयोग किस प्रकार का एक निकाय है? यह एक गैर सांविधिक निकाय। भारत के विधि आयोग का विजन और मिशन क्या है? तो समाज में न्याय का अधिकतम प्रसार करने और कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कानूनों में सुधार करना। भारतीय विधि आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह है कानूनी सुधारों हेतु कार्य करना, कानूनी संबंधी अनुसंधान और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना। अगला वेरी इंपॉर्टेंट होगा, भारत के 22वें विधि आयोग का गठन कब किया गया? 21 फरवरी 2020 को। नेक्स्ट, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया? 31 अगस्त 2024 तक के लिए। 22वें विधि आयोग की संरचना में कौन शामिल है? तो 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, सचिव सहित हैं ये। कानून और विधायी सचिव इस आयोग का पदेन सदस्य होगा। अंशकालिक 5 सदस्य हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है आरओ में, भारत के विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष कौन हैं? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। क्या नाम इनका? कमेंट बॉक्स में लिखिए, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। भारत के विधि आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है 21वें विधि आयोग का गठन कब हुआ? 2015 में। 21वें विधि आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? 21 अगस्त 2018 को। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायाधीश बलवीर सिंह चौहान। याद रख लीजिएगा इसको। ई कोर्ट सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन
कौन कौन सी सेवा उपलब्ध कराता है? वाद स्थिति, वाद सूची, कोर्ट के आदेशों को इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग किस वर्ष गठित किया गया? 1955 में। भारत के पहले विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष MCC तलवाड़। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कितने वर्षों के लिए बना था? 3 वर्षों के लिए। पहला विधि आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? 1834 में। तब अंग्रेजों की सत्ता थी भारत में। ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1834 में किस अधिनियम के तहत विधि आयोग का गठन किया? बच्चों 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। ब्रिटिश काल के दौरान 1834 में गठित विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड मैकाले आपको अच्छे से याद होगा। आइए देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर सुधार के संदर्भ में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में सहकारी समितियों को कितने प्रतिशत वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान करना पड़ता है? तो 18.5%। नेक्स्ट है वित्तीय अधिनियम 2022 में सहकारी समितियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले वैकल्पिक न्यूनतम कर को कम कर दिया गया। कितना भाई? 15% है। नेक्स्ट है विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी ऐतिहासिक सुधार कर लागू किया? तो यह है कराधान कानून संशोधन अध्यादेश 2019। अधिकारियों के समक्ष करदाताओं की भौतिक रूप में उपस्थिति की आवश्यकता को दूर करने के लिए कौन सी प्रणाली लाई गई है? फेसलेस मूल्यांकन प्रणाली। नेक्स्ट है करदाताओं को कर विवादों के मामलों में त्वरित राहत प्रदान करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? यह विवाद समाधान समिति DRC। विवाद समाधान समिति यानी DRC आयकर अधिनियम की किस धारा के खंड के तहत किया गया? तो 245 प्रधानमंत्री ने नेक्स्ट है पारदर्शी कराधान ईमानदारी का सम्मान के तहत कौन से 3 महत्वपूर्ण संरचनात्मक कर सुधारों की घोषणा की है? फेसलेस मूल्यांकन है, फेसलेस अपील है, करदाता चार्टर है। प्रत्यक्ष कर विवादों को विभिन्न अपीली मंचों में निपटाने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? यह है प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम को कब से लागू किया गया? मार्च 2020 से। काला धन, बहुत अच्छा। अघोषित विदेशी आय और संपत्ति पर कर अधिरोपण अधिनियम 2015 को लागू करने का उद्देश्य क्या था? काले धन की समस्या से निपटने हेतु। बेनामी संपत्तियों की वसूलियत कौन सा अधिनियमित किया गया? बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016। उपभोक्ता और व्यवसाय के हितों की रक्षा के बारे में आइए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। प्रतिस्पर्धा कानून का उद्देश्य क्या है? बाजारों में प्रतिस्पर्धा के माहौल को बढ़ावा देकर प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाना। प्रतिस्पर्धा की स्थिति और उपभोक्ता कल्याण की सुरक्षा के लिए एक नियामक आयोग के रूप में कौन कार्य करता है? तो यह है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस प्रकार का निकाय है? ये अर्ध न्यायिक निकाय है। नेक्स्ट भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। अगला है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को किस वर्ष संशोधित किया गया? तो प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2007। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2007 द्वारा किस अधिकरण की स्थापना की गई? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण। अगला है वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कितने सदस्य हैं? तो इसमें 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को विधिवत रूप से किस वर्ष गठित किया गया? तो मार्च 2009 में। बताइए मार्च 2009 में देश का प्रधानमंत्री कौन था? कमेंट बॉक्स में बताइए। किस अधिनियम को निरस्त कर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया? एकाधिकार तथा अवरोध व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969। नेक्स्ट है एकाधिकार तथा अवरोध व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 अधिनियम को किस समिति की अनुशंसा पर निरस्त किया गया? तो ये समिति थी राघवन समिति। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का कार्यक्षेत्र क्या है? तो प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन और उसे बनाए रखना
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल किसे कहा जाता है? जब किसी कार्टेल के सभी उद्यम एक ही देश में स्थित नहीं होते हैं। किस वर्ष सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण यानी CMPAT को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में प्रतिस्थापित किया गया? तो 2017। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया? तो इसे लाया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता की श्रेणी का विस्तार करते हुए किसे शामिल किया गया? वैसे व्यक्ति जो ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सामान या सेवाएं खरीदते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 विज्ञापन की परिभाषा में क्या शामिल है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट या वेबसाइट के माध्यम से किया गया कोई भी ऑडियो या विजुअल प्रचार, प्रतिनिधित्व, विज्ञापन या घोषणा। नेक्स्ट है, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा दिए गए अधिकार कौन कौन से हैं? तो यह सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA स्थापित करने की घोषणा सरकार ने कब की? अप्रैल 2020। नेक्स्ट, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10(1). केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता के उन अधिकारों की रक्षा करना जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को प्राप्त प्रमुख शक्ति क्या है? तो यह नुकसानदायक, खतरनाक या असुरक्षित माल या सेवाओं को वापस करने की शक्ति। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकार को सशक्त और संरक्षित करने हेतु कौन से कदम उठाए गए? ये है उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन, मध्यस्थता, उत्पाद संबंधी दायित्व, ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग संबंधी नियम, मिलावटी और नकली सामान के लिए जुर्माना। बताइए, आप सब अच्छे साथ में काम कर रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड। आइए अब देखते हैं लोकतंत्र और संवैधानिक निकाय। सबसे आवश्यक लोकतांत्रिक निकाय क्या है? यह है निर्वाचित विधायिका। लोकतंत्र का तात्पर्य क्या है? लोग उन कानूनों से ही शासित हों जिन्हें बनाने में उनकी भूमिका हो। लोकतंत्र की स्थापना और मजबूती की अनिवार्य शर्त क्या है? निर्वाचित विधायिका है भाई। लोकतंत्र में सरकार की किसी भी कार्य की किसकी आवश्यकता होती है? वैधता की होती है। लोकतांत्रिक वैधता का क्या मतलब? कोई भी ऐसा कार्य उचित और वैध है जिसके पीछे लोगों की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। कानून के शासन वाली व्यवस्था में किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? सो ये कानून को है। देखेंगे प्रशासनिक सुधार। प्रधानमंत्री द्वारा प्रशासन में किस बात पर बल दिया गया है? तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार होनी चाहिए। अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के तहत किस परिकल्पना पर बल दिया गया? तो डिजिटली सशक्त नागरिक और डिजिटली परिवर्तित संस्थान। केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली क्या है? यह है NICNET पर एक ऑनलाइन वेब सक्षम प्रणाली। केंद्रीय लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली को किसके सहयोग के लिए तैयार किया गया है? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के लिए। केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? मंत्रालयों, विभागों, भारत सरकार के संगठनों द्वारा शिकायतों के तीव्र निपटान और प्रभावी निगरानी। सुशासन सूचकांक किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG।
सुशासन सूचकांक द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन कितने वर्षों पर किया जाता है? यह है द्विवार्षिक रूप से। नेक्स्ट पॉइंट है सुशासन सूचकांक में कितने क्षेत्र और सूचक हैं? तो बच्चों यहाँ पे 10 क्षेत्र और 58 सूचक हैं। सुशासन सूचकांक के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने श्रेणियों में बांटा गया? तो ये हैं 4। सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किन 4 श्रेणियों में बांटा गया? तो भाई ये है केंद्र शासित प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय राज्य और अन्य राज्य। सुशासन सूचकांक 2021 में 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए समग्र रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो गुजरात रहा है। सुशासन सूचकांक इंपॉर्टेंट है ये, 2021 में 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए समग्र रूप से दूसरे तीसरे स्थान पर, तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर गोवा है। डिजिटल सरकार को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा कौन सी पहल का आरंभ किया गया है? यह है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा मूल्यांकन का पहला संस्करण कब आया? तो ये है 2019 में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन का दूसरा संस्करण कब आया? 2021 में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन में कितने मापदंड हैं? तो ये हैं 4। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन में 4 मापदंड कौन कौन से हैं? तो एक है पहुंच, सामग्री उपलब्धता, उपयोग में आसानी, सूचना की सुरक्षा, केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टलों के लिए गोपनीयता। भारत में सिविल सेवा दिवस इंपॉर्टेंट कब मनाया जाता है? ये 21 अप्रैल को। 2015 के पश्चात सिविल सेवा दिवस कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 2 दिनों तक। सिविल सेवा दिवस के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा 21 अप्रैल को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार। अच्छा काम करना भैया सब लोग। चलो, वर्ष 2023 इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 सिविल सेवा दिवस की थीम क्या थी? पूछा जा सकता है। विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। 2022 के लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार में किन बातों पर बल दिया गया है? तो हर घर जल योजना के माध्यम से स्वच्छ जल को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से स्वस्थ भारत को बढ़ावा देना, समग्र शिक्षा के माध्यम से एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से समग्र विकास, संतृप्ति दृष्टिकोण, नवाचार पर विशेष ध्यान देने के साथ समग्र प्रगति। आइए जरा बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में। बाल विवाह विशेष अधिनियम कब लाया गया? 2006 में। मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 2019 में। मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा किसे अपराध घोषित किया गया? तो 3 तलाक को। बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण संशोधन अधिनियम कब आया? 2019 में आया। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2020 में। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार गर्भवती महिलाओं का मातृत्व अवकाश इंपॉर्टेंट है 12 हफ्ते से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 26 हफ्ते। गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम कब लाया गया? 2021 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ कहाँ से किया गया? तो ये है पानीपत, हरियाणा। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है? ये है महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है?
गिरते हुए बाल लिंगानुपात को कम कर लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना यानी PMVY का उद्देश्य क्या है? काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार, नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कब आरंभ की गई? 2017 में। महिला ई-हाट क्या है? महिला उद्यमियों के लिए एक ऑनलाइन मार्केटिंग मंच। महिला ई-हाट को किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2016 में। महिला ई-हाट किस योजना का एक अहम हिस्सा है? डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया? 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका नारा क्या था? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस परिकल्पना पर आधारित है? एक धुआं रहित ग्रामीण भारत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा? तो ये है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का आरंभ कब से किया गया? तो ये है 10 अगस्त 2021। इसे तैयार रखना। स्टैंड अप इंडिया योजना को कब शुरू किया गया? 5 अप्रैल 2016 को। स्टैंड अप इंडिया योजना किस मंत्रालय के अधीन काम करती? पूरा डिटेल में जान रहे हैं आप एक एक चीज को। वित्त मंत्रालय के द्वारा 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदायों को सशक्त बनाने और महिला सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आरंभ कब? 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के द्वारा? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना। बच्चों NRF विधेयक, आइए देखते हैं ये क्या है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF विधेयक 2023 संसद द्वारा कब पारित किया गया? अगस्त 2023 में। यह विधेयक किस क्षेत्र को एक उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा? गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 के अनुसार 5 वर्षों में कितनी राशि खर्च की जानी है? तो यह 50,000 करोड़ रुपए। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का प्रशासनिक विभाग कौन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का कार्य किसके द्वारा परिचालित किया जाएगा? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्य परिषद द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का जो सेगमेंट था, हम लोगों ने पूरी मेहनत और शिद्दत से इस पर प्रयास किया। सितंबर 2023 का योजना मैगजीन का पूरा निचोड़, यानी जो आप कई दिनों मैगजीन पढ़ते हैं, उसको हम लोगों ने कुछ ही मिनट में कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।